किस्त नंबर 5। मुझे अब समझ नहीं आ रही थी कि ज़फ़र भाई रात को किस वक्त आए थे, क्योंकि बाजी के साथ तो सारी रात में ही बेड पे बेपर्दा ही पड़ा सोता रहा था। तभी ज़फ़र भाई की नज़र मेरे ऊपर पड़ गई और वो मुस्कुराते हुए बोले, आ जाओ भाई, वहाँ क्यों खड़े हो, नाश्ता नहीं करना क्या? मैं जी भाई कहते हुए किचन में आ गया और एक चेयर खींच के बैठ गया और बोला, ज़फ़र भाई कैसे हैं आप, और आप कब आए थे रात को? ज़फ़र भाई मैं ठीक हूँ तो सुना, और अभी कुछ देर ही हुई है मुझे आए हुए। मैं लेकिन भाई आपने तो स्लीपिंग सूट पहना हुआ है। ज़फ़र थोड़ा सा बौखला गए और बोले, नहीं वो आफताब में अभी ही आया हूँ, थका हुआ था ना, इसलिए नाश्ता करके सोने जा रहा था। मैंने अच्छा कहा और ख़ामोश हो गया, मगर मुझे इस बात का यकीन हो चुका था कि ज़फ़र भाई रात को घर पर ही था, क्योंकि उनकी आंखों से ही पता चल रहा था कि वो रात को सोता रहा है। तभी बाजी ने मेरे सामने नाश्ता रख दिया और बोले, चल ज़्यादा बातें ना कर और पहले नाश्ता कर ले। अब मैं चुपचाप बैठ के नाश्ता करने लगा। नाश्ते में बाजी ने देसी घी में पराठे बनाए थे और साथ मक्खन और आमलेट था, और एक गिलास दूध में हैरानी से नाश्ते की तरफ देखता रहा, क्योंकि मैं पहले भी कई बार बाजी के घर आया था, लेकिन ऐसा नाश्ता बाजी ने कभी नहीं करवाया था मुझे, और वो भी ख़ास मेरे लिए। जब ज़फ़र भाई उठ के चले गए तो बाजी मेरे पास आकर बैठ गई। मैं नाश्ता करते हुए बाजी से बोला, बाजी आपने तो बताया ही नहीं कि रात को ज़फ़र भाई घर में ही थे। बाजी कुछ देर मेरी तरफ देखती रही और फिर बोले, तो क्या हुआ, क्या फ़र्क पड़ता है उसके होने और ना होने से? मैं नहीं बाजी, लेकिन मुझे इस तरह ठीक नहीं लग रहा है। बाजी देखो भाई ज़फ़र की तुम टेंशन मत लो, वो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ करने के लिए तुम्हारे ज़फ़र भाई ने ही बोला है। मैं बाजी की बात सुनकर शशद रह गया और मुन्ना पर हाथ रखते हुए कहा, क्या बाजी ये आप क्या बोल रही हैं ज़फ़र भाई, ऐसा कैसे कह सकते हैं? बाजी भाई यकीन करो अपनी बहना का, मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रही। मैं हैरानी से, लेकिन बाजी उन्होंने ऐसा क्यों बोला था? आखिर वो अपनी बीवी और सबसे बढ़कर एक बहन को अपने भाई की तरफ कैसे जाने का खसकते हैं? बाजी देखो आफताब, उस दिन उस क्लब में जो कुछ हुआ मैंने तुम्हारे बहनोई को बता दिया था, और वैसे भी वो अपनी कमज़ोरी से खूब वाकिफ़ है, और उसने ही तो मुझे इजाज़त दी थी कि मैं जिधर चाहूँ अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकती हूँ। और जब मैंने उस नाइट क्लब वाली बात उसे बताई कि मेरे साथ वहाँ कोई और नहीं बल्कि आफताब भाई था, तो ज़फ़र ने कहा, चलो अच्छा हुआ, अब घर की बात घर में ही रहेगी और हमें औलाद भी हो जाएगी। मैं बाजी की बातें सुनकर अजब में था और हैरान था, और यही सोच रहा था कि ज़फ़र भाई कितना बड़ा मीना आदमी है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी बीवी जो मर्ज़ी किसी भी मर्द के साथ सो जाए। मैं कुछ देर खामोश सोचता रहा, फिर बाजी की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन बाजी ये सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बाजी देखो भाई सिकंदर, मैंने कहा है ना कि तुम ज़फ़र की टेंशन ना लो, वो कुछ नहीं बोलेगा। और हाँ, अब इस घर के अंदर हम बहन भाई नहीं हैं, मियाँ बीवी हैं, और तुम मेरे साथ ही अपने ज़फ़र भाई के सामने ही सोया करोगे। नहीं बाजी, मैं ये नहीं कर सकता और न कर सकूँगा। हाँ, आपकी और मेरी बात और थी, लेकिन ज़फ़र भाई के सामने मुझसे नहीं होगा। बाजी अच्छा चलो ठीक है मेरे राजा, जो आपका हुक्म होगा हमें वही मंजूर। फिर मैंने नाश्ता ख़त्म किया और बाजी से कहा कि बाजी मैं अभी घर जा रहा हूँ, और बाजी को गले लगा कर निकल गया और अपने घर आ गया। घर आया तो सिर्फ अम्मी ही घर में थी। मुझे देखते ही बोली, आ गए बेटा आफताब, तुम्हारे लिए नाश्ता बनाओ। मैंने अनकार में सर हिला दिया और बोला, नहीं उम्मी, मैं बाजी के घर से नाश्ता करके आया हूँ। और ये बोलकर मैं सीधा अपने कमरे में आ गया। कमरे में आते ही बेड पर लेट गया और रात को बाजी के साथ गुज़रे लम्हात के बारे में सोचने लगा, और ये सोचते सोचते न जाने कब मेरे वजूद ने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दी थी, और मैं उन हुसैन लम्हात को याद करके ख़ुद को सुकून पहुँचाने लगा। मैं ख़यालों के समंदर में गुम था कि इतने में अम्मी मेरे कमरे में आ गई और मुझे इस हालत में देख लिया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनते ही मैंने अपनी आंखें खोल के देखा तो मेरी तो जैसे सांसें ही एक से रक सी गईं, क्योंकि सामने अम्मी खड़ी मुझे बगौर देख रही थीं। मैंने बजली की तेज़ी से अपना होलिया दुरुस्त किया और हड़बड़ा कर बोला, मोम आप यहाँ, लेकिन अम्मी जान कुछ नहीं बोलें और उल्टे कदम वापस चली गईं,
अम्मी की इस तरह चुपचाप चले जाने से मैं बहुत परेशान हो गया था और काफ़ी डर भी रहा था, क्योंकि पता नहीं अम्मी जान कब से मुझे यूं देख रही थी और फिर वो इस तरह बना कुछ बोले ही चली गई। आने वाले लम्हात का सोचकर और अम्मी का सामना करने का ख्याल करके ही मेरा पूरा वजूद कांप रहा था और मुझ में अब इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि उठकर वॉशरूम जाऊं। मैं काफ़ी टाइम इसी तरह सोचूं में गम खामोश अपने कमरे में बैठा रहा कि इतने में बाजी की फ़ोन आ गई। मैंने फ़ोन उठाई और इससे पहले कि वो कुछ बोलते मैं बो खिलाते हुए उनको बताने लगा, बाजी, वो बहुत बड़ा मसला हो गया है। बाजी, अरे अरे, ना हाल ना खबर, क्या हुआ भाई, खैरियत तो है? क्या हुआ है? बाजी, वो अम्मी। हाँ हाँ, अम्मी को क्या हुआ है? बोलो तो सही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो बस मैंने सिर्फ बाजी से इतना कहा कि बाजी, क्या आप अभी यहाँ आ सकती हैं? तो बाजी कहका लगाकर हंसने लगी और बोली, कंट्रोल कर मेरे प्यारे भाई, क़यामत नहीं आ गई। और मैंने इसीलिए ही तो तुझे फ़ोन किया है कि जनाब सारी रात भर अपनी बाजी से मनमानियाँ करने के बाद भी तुझे सुकून नहीं मिला था, जो घर जाकर फिर हाथ गाड़ी चलाना शुरू कर दी। मैं बाजी की बात सुनकर दंग रह गया कि उनको पहले से पता था। मैं रोते हुए, बब बाजी प्लीज़ ज़ज़, ये बात आपको अम्मी ने है बताई है ना? अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आखिर अम्मी जान का सामना कैसे करूंगा? बाजी, हाँ, अम्मी ने ही बताया है और ये भी कहा कि तुम मेरा नाम लेकर मुझे याद कर रहे थे। ये बात बाजी ने अपनी तरफ से ही की थी, क्योंकि बेशक मैं बाजी को याद करते कर रहा था, लेकिन मैंने उनका नाम नहीं लिया था। लेकिन बाजी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा था। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि अब होगा क्या? बाजी, देख आफताब, तो मेरा नाम ही लेकर रहा था और ये बात मुझे अम्मी ने खुद बताई है। मैं बाजी की बात सुनकर हैरान था और अब मुझे भी कुछ हद तक लग रहा था कि ये हो भी सकता है, क्योंकि मैं बाजी के ख्यालों में इतना गम था कि मुझे किसी चीज़ की कोई खबर ना थी। और इस जुनूनियत में क्या पता मैंने बाजी का नाम भी ले लिया हो। लेकिन मसला अब ये था कि इसका मतलब था कि अम्मी ने न सिर्फ मुझे यूं पकड़ा था, बल्कि अब वो ये भी जान चुकी थीं कि मेरी नज़रें अपनी बाजी पर कैसी हैं। मैं ऐसे ही फ़ोन काम से लगाए सोचों में गम था कि इतने में बाजी की 2 बार हेलों ने मुझे उन ख़यालों से निकाला। इतने में बाजी कहने लगें, अब देख आफताब, तुझे ऐसे देखने के बाद और ऊपर से इस सूरत-हाल में मेरा नाम लेते सुनने के बाद अम्मी ने कहा है कि अब वो आफताब को मेरे पास कभी नहीं भेजेंगी। बाजी, तो फिर अब क्या होगा? बाजी, अरे मेरे सुहाने शेर, परेशान ना हो, मैं करती हूँ कुछ अम्मी का भी। और इसी के साथ बाजी ने फ़ोन काट कर दिया। मैं और भी परेशान हो गया। एक तरफ मुझे ये था कि क्या अम्मी को बाजी और मेरा पहले से पता था। ये फिर वाकई मैंने बाजी का नाम लिया था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मैंने बाजी का नाम लिया हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। फिर मैं उठा, टाइम देखा तो 12 बज रहे थे। मैंने अपनी बाइक निकाली और घर से निकल गया और यूं ही आवारा फिरने लगा। शाम को 6 बजे के करीब मुझे बाजी ने फ़ोन की। मैंने कॉल उठाया तो कहने लगी, आफताब कहाँ हो तुम? बाजी, क्यों, क्या हुआ? सब खैर तो है, मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। बाजी, भाई तुम ऐसा करो, उसी नाइट क्लब में आ जाओ जहाँ उस दिन हम पहली बार मिले थे। ठीक है बाजी, लेकिन क्या वहाँ जाना ज़रूरी है? हम कहीं और भी तो मिल सकते हैं। बाजी, नहीं भाई, आज तुमने मेरे साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ करना है। मैं हैरानी से, बाजी, लेकिन किसके साथ और क्यों? बाजी, अरे सवालों की दुकान, तुझे जितना बोला है उतना कर। और हाँ, ये याद रखना, मैंने बलो शलवार कमीज़ पहनी होगी। बाजी, वहाँ की तो यूनिफॉर्म ही बलो शलवार कमीज़ है, मैं आपको कैसे पहचानूंगा? बाजी कुछ सोचते हुए, अच्छा तो ऐसा करो कि जब तुम वहाँ पहुँचो तो मुझे कॉल करना और फिर मैं जिसकी तरफ इशारा करूँगी तुमने उसके साथ सेटिंग करनी है। मैं बाजी की बात से थोड़ा कंफ्यूज था कि आखिर बाजी मुझे किसी और के साथ का क्यों कह रही हैं, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि हो सकता है उनकी कोई दोस्त हो, और मैंने ये सोचते हुए कहा, आओ कि बाजी मैं आ जाऊँगा, और फ़ोन काट दी और इंतज़ार करने लगा। मैं रात को लगभग 8 बजे नाइट क्लब में पहुंचा और जाते हैं बाजी को फ़ोन किया। बाजी मेरे फ़ोन करते ही उठाने के बजाय खुद ही उठ के खड़ी हो गईं और बाहर की तरफ देखने लगीं। मैंने कन्फर्म किया कि वो बाजी ही हैं और बाजी को अपनी तरफ इशारा कर दिया। दोस्तों, मज़ीद देखें किस्त नंबर 6 में।